नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि हम आज डीडीए जेई के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डीडीए जेई को इन बचे हुए 16-17 दिनों में कैसे प्रिपेयर करें कि हम मोस्ट इफ़िशिएंटली एग्ज़ाम दे पाएँ और सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करके सिलेक्शन ले पाएँ। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि डीडीए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ के जाना है, क्या आपको छोड़ के जाना है, ये सब बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डीडीए। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डीडीए के अंदर जैसे दिल्ली के जो भी डेवलपमेंट वाले बिल्डिंग वगैरह जो बनती है दिल्ली में, जो सरकारी बिल्डिंग बनती है वो डीडीए के थ्रू होता है। और ये डीडीए जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर नहीं काम करेंगे, आप वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर काम करेंगे। तो ये एक सेंट्रल जॉब है, बट इसकी पोस्टिंग जो होगी वो आपके दिल्ली में ही रहेगी और कहीं भी ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग नहीं मिलने वाली आपको। तो ये एक अच्छी बात है कि आप स्टेबल रह सकते हैं इस जॉब में। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और मैं किस बेसिस पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एसएससी जेई, एसएससी जेई 2022 और एसएससी सीजीएल 2022, एमपी सब इंजीनियर 2022 और यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 और लेखपाल 2021। ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। और तो अब फिर मैं डीडीए के बारे में बात कर लेता हूँ। डीडीए, पहले तो मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। डीडीए में टोटल 120 मार्क्स के पेपर आएगा, 120 मार्क्स का, जिसमें 80 मार्क्स तो टेक्निकल रहेगा। उसके बाद 10 मार्क्स क्या रहेगा, इसमें टेक्निकल रहेगा। एप्टीट्यूड रहेगा और 10 मार्क्स इसमें रहेगा रीजनिंग। 10 मार्क्स रहेगा जीएस और 10 मार्क्स रहेगा इंग्लिश। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, टेक्निकल तो आप सब पढ़ ही रहे होंगे। टेक्निकल के बारे में मैं भी अलग से बात कर लूँगा। पहले मैं नॉन टेक की बात कर लेता हूँ कि आपको नॉन टेक कैसे पढ़ना है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप मान के चलो कि इसमें 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मैंने पेपर देखा है। आप भी पेपर एक बार देख लेना कि मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी आता है। बेसिक आते हैं 10 तक के मैथ्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आता है बिल्कुल इजी सा। अगर थोड़ी बहुत आपको मैथ्स आती होगी तो आप कर लोगे। अगर नहीं आती है तो आप एक बार टेक्स्ट बुक वगैरह पे टेस्ट वगैरह देख के आप एक बार सॉल्यूशन उसके देख लो, आप कर लोगे वहाँ पे। इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एप्टी में एप्टीट्यूड आप कर ही लोगे क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप एक इंजीनियर हो। और दूसरी बात रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि आप एसएससी जेई तो दे ही चुके। मैं उनकी, देखिए, आप, मैं जनरली उनकी बात कर रहा हूँ कि जो एसएससी जेई मेंस दे चुके हैं या फिर एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, जो मतलब सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको तो रीजनिंग मतलब वो अच्छे से कर लेते हैं। रीजनिंग में एसएससी की रीजनिंग आएगी, बैंकिंग वैंकिंग की रीजनिंग नहीं आएगी जो आपको पढ़ना पड़े। एसएससी की इजी वाली रीजनिंग जो होती है, 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप 10 में से 9 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई भी इतना अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है इन 15 दिनों में। बस आप टेस्ट के थ्रू इसको दे सकते हैं। जीएस, सबसे बड़ा दिक्कत ये है जीएस। जिन्होंने जीएस नहीं पढ़ा है तो आप इसको इग्नोर ही करके चलो। आप बिल्कुल मत पढ़ो इसको जीएस, क्योंकि जीएस अब पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपको रिवीजन करना है, तो मैं जीएस के बारे में आपको एक किताब बता देता हूँ।
ये किताब मुझे बहुत हेल्पफुल थी, मनोहर पांडे। मनोहर पांडे, ये 30 रुपये वाली, 30 रुपये वाली जो किताब आती है वो, एक तो आती है 100 के आसपास आती है, वो मत लेना आप। 30 रुपये लेना, बहुत पतली सी होती है, जिसमें से 15 से 20 पेज रहते हैं करंट अफेयर्स। उस करंट अफेयर को आप रट के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। और उसमें जो बाकी चीज़ें दे रखी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पतली सी बुक है। उसमें से मान के चलो, अगर आप उसे आपने इन 15 दिनों में 3 से 4 बार पढ़ लिया, तो जीएस में आप आराम से 5 नंबर स्कोर कर लोगे, आराम से। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। वो मतलब छोटी चीज़ समरी है, एकदम एकदम समरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सब आए हुए क्वेश्चन हैं। और इंग्लिश, देखो अब बीटेक वाले स्टूडेंट को तो इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से कर लोगे आप, बीटेक बीटेक स्टूडेंट। बाकी डिप्लोमा वालों को भी, अगर उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, क्योंकि अगर वो एसएससी जेईई मेंस लिख के आ रहे हैं इंग्लिश में, तो इतनी इंग्लिश तो आती होगी उन्हें कि वो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन सही कर लोगे आप। तो इंग्लिश पे मेरे हिसाब से टाइम अभी देना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश पे बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहिए। तो फिर आप ऐसे प्रिपेयर करो नॉन टेक पोर्शन को। कैसे आप, मतलब आप मान के चलो 40 में से आप 30 नंबर ले आओ, 25 से 30 नंबर यहाँ से नॉन टेक पोर्शन में। अगर आप यहाँ से जीएस तो आपको बता दिया मैंने, 40 में से 25 से 30 नंबर अगर आप ले आते हो तो ये मोर देन एनफ है। इतने नंबर पे ठीक है, ये मोर देन एनफ है कि आप यहाँ से इतना ले आओ। बाकी अब आपको सारी मेहनत टेक्निकल पे करना है। टेक्निकल मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा, टेक्निकल कैसे करना है। अभी मैं बात कर लेता हूँ, एक बार नोटिफिकेशन को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, तब थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, ये तो नोटिफिकेशन है, इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पोस्ट जिसके लिए पहले डिप्लोमा रखा गया था, बट बाद में केस वेस चला बहुत दिन तक, तो अब इसके लिए बीटेक भी एलिजिबल हो गया था, तो दोबारा से फॉर्म ओपन हुआ है, इस वजह से एग्ज़ाम इसका इतना लेट हो रहा है। तो इसमें बीटेक भी एलिजिबल है। और मैं बात कर लेता हूँ एक बार, सिलेबस की बात कर लेता हूँ आपके टेक्निकल के, कि आपका पेपर पैटर्न मैंने बता ही दिया। तो ये रहा आपके सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस। ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज, मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, मतलब ओवरऑल आपको बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ने हैं सारे। ये है आपके बीएमसी है, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे लेमिनेट बोर्ड्स भी आ गए, विनीर्स वगैरह सब कुछ पढ़ना है। और सर्वेइंग का आपका पूरा सिलेबस है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वर्किंग प्रॉपर्टीज़, सब कुछ पढ़ना है आपको, डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंटूरिंग। और बचा फिर सॉयल मैकेनिक्स। सॉयल मैकेनिक्स में आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका सॉयल मैकेनिक्स यहाँ तक है, फाउंड प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, मतलब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। आपको डीप फाउंडेशन नहीं पढ़ना है, डीप फाउंडेशन जेईई के सिलेबस में नहीं होता है, तो आप डीप फाउंडेशन के चक्कर मत पढ़ना। और डीप फाउंडेशन के पहले शैलो फाउंडेशन तक आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। शैलो फाउंडेशन से भी सिर्फ बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं आता है। मेन आपके आते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से, यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप पूरे पढ़ के जाना बढ़िया से। प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और कंसोलिडेशन इसमें होगा। कंसोलिडेशन इसमें नहीं दिया है, बट कंसोलिडेशन होगा आपके सिलेबस में, ये रहा कंसोलिडेशन दिया हुआ है। कंसोलिडेशन है और शेयर स्ट्रेस है, ये सब वगैरह आप पढ़ के जाना है। यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन मान के चलो आप बनने के चांसेस, सॉइल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, ये फिक्स है। और
हाइड्रोलिक्स में क्या क्या है, हाइड्रोलिक्स मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, और ओसीएफ के लगभग काफ़ी टॉपिक हो, ओसीएफ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए। मैंने पिछले साल का पेपर देखा था, मतलब पिछली बार जब पेपर हुआ था तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ के जाना। मेजरमेंट मतलब हाइड्रोस्टैटिक मेजरमेंट, फ्लो मतलब ये वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर, ये सब वाला टॉपिक पढ़ना है आपको। बर्नौली थ्योरम के जो एप्लीकेशन है वो सारे इसमें आ जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ फ्लो में। ये सब बर्नौली थ्योरम के ही वो हैं, एप्लीकेशन है। और फ्लो थ्रो पाइप्स, ये इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ से और एक फ्लो थ्रो पाइप से, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ओसीएफ में क्या पढ़ना है आपको, ओसीएफ में आप फॉर्मूले पढ़ के जाना, और जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं एक तो आप वो भी पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ मैंने देखा था मॉडल और प्रोटोटाइप का, वो क्वेश्चन आप देख के जाना ओसीएफ के फ्राउड नंबर का, वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा आपको। उसमें बेसिक 5 या 6 फॉर्मूले हैं, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और एक मिनट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्वालिटी ऑफ वाटर, इन्वायरमेंट 1 है ये पूरा, यहाँ से शुरू, ये यहाँ तक आपका इन्वायरमेंट 1 हो गया, यहाँ तक। इसके बाद इन्वायरमेंट 2 शुरू हो जाता है, पूरा सीवरेज सिस्टम। मतलब इन्वायरमेंट आपको सही से पढ़ के जाना है, क्योंकि दिल्ली में इन्वायरमेंट का काफ़ी काम है वहाँ पे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ना है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में जैसे टॉस आपको नहीं पढ़ के जाना है कि आपने उसमें बस एक चीज़ आप पढ़ लेना, डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी, ये पढ़ के जाना आप, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। आप वो अच्छे से कर लेना, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। और ये राज सोम के टॉपिक्स हैं सब, ये सब तो बेसिक हैं आपको, ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा। एसएफडी बीएमडी के जो छोटे छोटे होते हैं उनके फॉर्मूले देख लेना आप। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो सुपर पोजिशन वाले डायरेक्ट फॉर्मूले बने हुए हैं वो देख लेना आप। अगर बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपको नहीं मिल रहे होंगे तो। और ये सारे चीज़ देख लेना आप। फिर आया कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ये पूरा कंक्रीट है आपका, इसमें मतलब ये एक तरह से बीएमसी का ही टॉपिक है। तो आप इसको देख लेना, बीएमसी के अंदर ही पढ़ाया जाता है मोस्टली हर जगह, तो ये अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है। और आरसीसी डिज़ाइन में आप बस पहला चैप्टर पढ़ लेना, वहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट चैप्टर देख लेना आप, फूटिंग वगैरह भी देख लेना। डब्ल्यूएसएम तो देख के ही जाना है यार उसमें से, क्योंकि फॉर्मूले हैं 2-4, बस वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। रिटेनिंग वॉल के 2-3 कोडल प्रोविजंस हैं, कोडल प्रोविज़न होते हैं आरसीसी में, पूरा आप वो देख के जाओ। और बाकी छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें बस कोडल प्रोविज़न के। स्टील में आपको क्या क्या देखना है, स्टील में आप तो एक कनेक्शन देख लेना, कनेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, जो कोडल प्रोविजंस हैं उनके वो देख लेना बस, और कुछ नहीं। बीम के थोड़े बहुत देख लेना बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये चारों के तो मैंने आपको बता ही दिए कि कैसे पढ़ना है। जीएस आप मनोहर पांडे देख लो, मनोहर पांडे। इंग्लिश आप मान के चलो छोड़ो उसको, एप्टीट्यूड आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। टेस्ट तो अभी मैं टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ कि टेस्ट आपको कैसे देना है। और रीजनिंग आपको आता ही है यार, तो इसमें ज़्यादा कोई वो बात नहीं है। तो मैं अब एक बार आपसे टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ कि इन दिनों में आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, अभी इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाना है माइंड मैप। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि माइंड मैप कैसे बनेगा और ये सब कैसे होगा, तो मैं वो अभी मैंने बना तो लिया है, बट एक वीडियो में करने पे सही नहीं लगा मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कल या परसों में डालूँ मैं, तो उसमें डाल दूँगा सब कुछ कि कैसे आपको माइंड मैप वगैरह कैसे तैयार करना है। अभी तो आपके पास जो भी हैं शॉर्ट नोट्स, या फिर मैं एक वो डाल दूँगा, सिविल की गोली का एक पीडीएफ है मेरे पास, शॉर्ट नोट्स 84 समथिंग पेज का, वो आप एक बार रिवाइज करते हो। मतलब कम से कम आप 3 सब्जेक्ट एक बार में रिवाइज करो, कम से कम 3 सब्जेक्ट। जैसे 3 सब्जेक्ट में 2 तो थ्योरी ले लो, थ्योरी मतलब इजी वाले सब्जेक्ट, और एक जो टफ वाले सब्जेक्ट जैसे सोम वगैरह हो गया, सोम एफएम, जो आपको टफ लगता हो आपके हिसाब से, तो आप वो सब्जेक्ट लो, एक सब्जेक्ट। तो डेली 3 सब्जेक्ट रिवाइज करो। और टेस्ट आपको कैसे देना है, टेस्ट आपको हमेशा टेस्ट जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, टेक्स्ट बुक बेस्ट है।
सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी है मेरे हिसाब से। इसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाते हैं 400-500 रुपये में। अभी तो ऑफ़र ही चल रहा होगा होली का, 200-250 रुपये में मिल जाते हैं 1 साल के लिए। 400-500 में तो लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट दो, आप एनालाइज़ करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे उतना फोकस मत करो, क्योंकि वो सब्जेक्ट तो आपको याद ही है। वीक जो है आप उस पर थोड़ा फोकस करो कि क्या चीज़ आपको भूल रहा है, तो उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करो। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं DDA JEE के लिए, वो बताना मैं भूल गया। एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ आपको। पहला तो हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी आपको नहीं पढ़ना है। इरिगेशन नहीं पढ़ना है, इरिगेशन नहीं पढ़ना है बिल्कुल। हाईवे नहीं पढ़ना है, हाईवे रेलवे मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है आपको। एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ना है आपको। और एस्टिमेशन नहीं पढ़ना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, क्योंकि ये इनके सिलेबस में मेंशन नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं आते हैं इनसे। तो ये चारों सब्जेक्ट पे आप फालतू फोकस मत करना। अगर टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो उसे इग्नोर करो, टेस्ट आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। इन चारों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। आपको आता होगा ही, एक बार रिवाइज़ कर लेना। बाय द वे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इनसे। तो इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस मत करना आप। और उसके बाद आप टेस्ट आपको कैसे देना है, टेस्ट आप हमेशा फुल लेंथ दो। अभी तो लास्ट के टाइम चल रहे हैं, तो टेस्ट आप फुल लेंथ दो। और लास्ट के जब आप जैसे 25 तारीख के बाद आप टेस्ट मत देना। 25 तारीख के बाद आप टेस्ट मत देना। जितने नंबर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आप, क्योंकि आप लोग टेस्ट के नंबर हमेशा देखते हो, नंबर मत देखा करो। सिर्फ आप देखो कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो। आपको सिर्फ एनालिसिस करो और फिर वो टॉपिक जाके दोबारा से रिवाइज़ करो। ये इस चीज़ के लिए होता है टेस्ट। नंबर का कोई अहमियत नहीं है टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट के नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता है। हाँ ठीक है, उसी के आसपास ही नंबर आपके आते हैं मोस्टली, बट सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो आप टेस्ट पे ज़्यादा सिर्फ एनालिसिस करो और प्रैक्टिस के लिए होता है टेस्ट, बस इसीलिए होता है। तो आप टेस्ट दो टेक्स्ट बुक के और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। और कोई डाउट आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आओ, बताओ मुझे, मैं वहाँ पे आपके कन्फ्यूज़न और डाउट को दूर कर दूँगा। जो भी मेरे उसका होगा तो मैं बता भी दूंगा आपको। अगर कुछ भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप वहाँ मेरे को बताओ। मैं अगर मेरे को आता होगा वो क्वेश्चन तो मैं ज़रूर आपको सब बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। और एग्ज़ाम तो अब पास आ ही गया है, बढ़िया से प्रैक्टिस करो सब लोग। और फिर एग्ज़ाम बाद फिर इस बारे में बात करते हैं कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, कैसा नहीं हुआ। और बाकी जो मैंने बोला था माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स का, वो मैंने बना लिया है वीडियो, लेकिन अब वो मैं 1-2 दिन बाद ही करूँगा, मतलब पूरा नहीं बन पाया अभी। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, DDA JEE हो जाए उसके बाद फिर SSC JEE पे फोकस करते हैं। क्योंकि DDA JEE भी काफ़ी अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है ये, सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें मिलती है। SSC JEE के PWD से भी ज़्यादा सैलरी मिलती है इसमें। इसमें अप्रॉक्स 70 के आसपास आपकी सैलरी आती है, 70K के आसपास, और ज़्यादा ही हो गई होगी अब। अभी उसमें 58K के आसपास मिल रही है PWD में। तो जैसा मैंने बताया आप वैसे प्रिपेयर करो बढ़िया से। आशा करता हूँ कि आप सब लोग को सब समझ में आया होगा। जो भी डाउट रहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। मैं कुछ दिनों में और भी कुछ सोचा है तो मैं इस पर चालू करूँगा अपने चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। थैंक यू।